I was told since yesterday that people from Breakthrough Foundation are going to come for their session and for their program here. So I received a very good feedback from those who have already attended their lectures and their session. So as I was also searching through Google yesterday, I found that this is the NGO which is working actually against discrimination against women, and it is working for gender equality. So this is a very sensitive topic of our society, as we all know that we all seek gender equality, which we don't get, and we will be able to bring the change only when there is a change in thinking. Means there is not only need to change the thinking of males, but also need to change the thinking of females as well. जैसे हम कहते हैं ना कि मदर्स ही हैं जो अपने बच्चों की थिंकिंग को मेक करती हैं, उनका माइंड मेकअप करती हैं, बचपन से जैसे उनकी परवरिश करती हैं. तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो आज की मदर्स जो कर रही हैं कि अपने बच्चों को भी अपने बेटों को भी उतना ही आप सेंसिटिव बनाओ जितना आप अपनी बेटियों को बनाते हो. सेंसिटिव टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स, कि जैसे ये कहा जाता है कि हम बेटियों से ये पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, लेट क्यों हो गए. तो सिमिलरली वी नीड टू आस्क आवर सन्स ऑल्सो कि आप कहाँ जा रहे हो, इतने लेट क्यों हो गए. तो जब तक हम उनके अंदर भी ये चीज़ नहीं लाएंगे तो सोसाइटी में चेंज नहीं आ सकता है. और एक चीज़ जो बेटों को सिखानी चाहिए, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, बीइंग अ मदर, I always tell my son कि you need to respect girls, you need to respect women. और इसी तरह से अगर नर्चरिंग करेंगे तो ही सोसाइटी में चेंज आ सकता है. मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर ये चाहूँगी, और आप आज के सेशन से शायद और भी आपके अंदर ये एक फीलिंग आ जाए, एक चेंज आ जाए कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की कि अगर जो मेल्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो अगर रिस्पेक्ट करें, कि अगर ये देखें कि इक्वल फुटिंग पे हैं फीमेल्स भी, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो दोनों के लिए, तो ही सोसाइटी में चेंज आ सकता है. और साथ ही साथ में एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, क्योंकि आई एम ऑलवेज अमंग यू पीपल, टीनेजर्स के बीच में ही हम रहते हैं, तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कई बार मिसयूज़ भी कर रही हैं गर्ल्स, कि छोटी सी बात के लिए वो इशू भी बना देती हैं, जिस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है, जिस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है कि हम कोई कम नहीं है. देखो, हमने आगे नहीं निकलना, ठीक है. गर्ल्स नीड टू अंडरस्टैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी. हम ये नहीं कह रहे कि हम मेल से बेटर हैं या हमें आगे जाना है. वी हैव टू बी एट द इक्वल फुटिंग. तो with this I would like to invite Mr. Mukesh Digani ji on the dais. Actually, okay. So first I would like to invite Pradeep Bansal ji. Good morning to all. Good morning. ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग अगेन. तो सबसे पहले तो विवेक सर का और आप सबका बहुत बहुत दिल का मौका दिया. तो आज जो बातचीत करेंगे वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ का भी, कि मेरा राष्ट्रीय सेवा योजना या नेशनल सर्विस स्कीम जिसको हम बोलते हैं, मेरा क्या जुड़ाव रहा है इसके साथ, और मैं मतलब इससे कैसे जुड़ा, सुनना चाहोगे ना सर? ठीक है. तो 2015 की बात है ये, और जुलाई अगस्त का महीना था, और जैसे उस समय मैं 11th क्लास में था. 2013 नहीं, 2013 जुलाई अगस्त का महीना, और मैं 11th क्लास में था, और बाकी दिन की तरह ऐसे ही आज भी प्रेयर चल रही थी स्कूल के अंदर. मैंने उससे पहले एनएसएस नाम का कोई वर्ड नहीं सुना था कि एनएसएस क्या होता है. जहाँ से मैंने 10वीं करी थी मुझे नहीं पता था एनएसएस क्या होता है उस दिन तक. तो प्रेयर के बाद सर ने एक अनाउंसमेंट की सामने से मंच से कि जो एनएसएस में अपने नाम लिखवाना चाहता है वो यहाँ पर रुक जाए. तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है एनएसएस, मैं कहा चलो मैं भी रुक जाता हूँ. तो बहुत सारे बच्चों के लिए शायद नया हो गया एनएसएस उस समय, तो बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में रुक गए, आधे बच्चे क्लास में चले गए. लेकिन फिर सर ने आगे से कहा कि ठीक है, इसमें एनएसएस में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है. सर ने कहा कि इसमें नालियाँ साफ करनी पड़ेगी.
इसमें सड़कों पे झाड़ू लगानी पड़ेगी। फिर मेरे मन में आया ये काम थोड़ा करूँगा मैं तो चला गया। फिर क्लास में जाके माइंड में आया, मतलब हम अपने घर के आगे से भी तो सफाई करते हैं, आप घर के आगे घर में भी तो झाड़ू लगाते हैं, तो क्या दिक्कत होगी। फिर मैं दोबारा गया और सर से रिक्वेस्ट की, सर ने बोला अपनी। फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट की दोबारा कि सर कोई नहीं, एक बार देखो आजमा के। फिर सर ने मेरे को एनएसएस में रख लिया। और 11th और 12th में उस समय क्या होता था कि जितने भी वॉलंटियर्स होते थे, एक बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड दिया जाता था। तो मेरे को 12th क्लास में बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड मिला। और यहाँ भी कॉलेज के अंदर भी 3 साल तक मैं एनएसएस में रहा और तीनों बार 7 डेज कैंप लगाए। और बाहर भी नेशनल लेवल के भी, स्टेट लेवल के भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी बहुत सारे कैंप लगाए। और कॉलेज के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा कैंप के साथ साथ। एक तो होता है ना कि हम यहाँ गए, एनएसएस में जो बता दिया उसको सुन के चले गए। बहुत सारे बच्चे कॉपी में भी लिखते हैं, मैं भी लाना भूल गया। मेरे पास 12th की भी कॉपी भरी पड़ी है कि जो 7 डेज कैंप में सिखाया गया वो सारा उसमें लिखा हुआ है। दोबारा कभी मौका मिला तो उसको दिखाऊंगा। एक होता है यहाँ आके कुछ नया सीखना। तो मैंने यहाँ के बहुत सारे अपने संपर्क बनाए, बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा, नए नए कनेक्शंस जोड़े। और मतलब दिल में कुछ रहता था, कुछ ना कुछ नया करता ही रहे। तो मैं ब्रेक थ्रू संस्था के साथ जुड़ा फर्स्ट ईयर के कैंप के दौरान। और तब से ही मैं ब्रेक थ्रू संस्था में एज वॉलंटियर ज्वाइन किया, इंटर्नशिप की, फेलोशिप की। और फिर कॉलेज के टाइम के बाद ब्रेक थ्रू मैंने एज ए फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। तो ब्रेक थ्रू के बारे में थोड़ा सा शुरू करते हैं। चल गई वीडियो। ब्रेक थ्रू को समझने के लिए हम एक वीडियो से शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद इस वीडियो के बारे में आप सही सुनना चाहेंगे। का साथ देना पड़ेगा। कोई हमें बाहर से आकर हमें मोटिवेट नहीं करने वाला, ना ही हमारी जिंदगी को बचाने वाला है। एक वुमेन को खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तब भी वो आगे बढ़ सकती है। जैसे वो ट्रक चला रही है, उसका मोरल ये है कि वो साथ साथ सबकी मदद कर रही है कि उनको भी सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता दिला सके। ठीक है, लगभग ये 1999 के आसपास ये वीडियो बनी थी, 22 साल पहले। और उस समय क्या था कि जब बहुत सारे सॉन्ग आ रहे थे, एक सॉन्ग मेरे को याद है उस समय कांटा लगा, इस तरह का भी सॉन्ग आया था। उस तरह के जब सॉन्ग आ रहे थे और एक तरफ समाज के अंदर महिलाओं के साथ वॉयलेंस चरम सीमा पर था, तो ये एक रियल स्टोरी निकल के आई गुजरात की एक लेडीज़ की, शमीम पठान, जिसको उसका हस्बैंड उसके साथ वॉयलेंस करता था, मतलब काम वाम भी नहीं करता था, उसके साथ वॉयलेंस करता था। तो उसे लगता था कि ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है ना, कि महिलाएं जो है वो किसके अंडर में रहेंगे, मेल्स के अंडर में रहेंगे। तो उसको उसकी ये सोच थी। तो लेकिन इस लेडीज ने ऐसा किया और जाके क्या किया, इसने अपनी बेटी को भी साथ ले गई और जाके इसने क्या सीखा, ड्राइविंग। मतलब इस वीडियो में ट्रक दिखाया गया, मतलब एक ड्राइविंग को दिखाया गया। इसने ड्राइविंग और खुद अपने पैरों पे स्टैंड हुई, फिर अपनी लाइफ आगे जी। तो एक मलिका दत्त नाम की लेडीज, जिसने इस कहानी को सुना या कहीं से इस कहानी को समझा, तो उसने देखा कि इस तरह के केस तो समाज के अंदर बहुत सारे केस हैं, तो इन केस पे काम करना चाहिए, इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए। तो उसने वहीं से एक संस्था की शुरुआत की और उस संस्था का नाम क्या है, ब्रेक थ्रू। मलिका दत्त ने इस संस्था की शुरुआत की 1999 में, लगभग 22 साल हो गए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, अभी ब्रेक थ्रू का लोगो भी देख रहे होंगे, देख रहे हो क्या है इस लोगो में, कुछ दिख रहा है? नहीं, वो तो लिखा हुआ, उसके ऊपर एक साइन भी है, बाकी सब ब्लैक है। अब मेरे को नीचे आना पड़ेगा। अभी कोई 3 लड़कियां 3 लड़के यहाँ पर आ जाओ, 3 लड़कियां और 3 लड़के यहाँ पर आ जाओ। शॉर्ट वीडियो बनाए, मेरी लॉन्ग रहेगी तो शॉर्ट। हेलो, आप बात करो, एक वॉइस अगर कंफर्टेबल हो।
सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है। अब बंद करो। तो हम इस थोड़ा सा लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह के लोगो बनाओ, मैंने लगभग इसी तरह की एक शेप यहाँ पर बना दी है। इसमें सभी ब्लैक कलर की है और एक वाइट कलर की है, ठीक है। तो इसी तरह के यहाँ पर बना दिया। तो हर कंपनी का कोई ना कोई लोगो या कोई ना कोई मार्क होता ही है। तो इसी तरह ब्रेकथ्रू संस्था का भी है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो होता क्या है कि लगभग 200 से 250 साल पहले हमारे समाज में महिलाओं, मतलब आज भी बहुत सारी फाउंडेशन है। एक फाउंडेशन है जो लगभग 200 साल पहले टूटी थी। बता सकता है कोई? सती प्रथा। सती प्रथा, वेरी गुड। और बाल विवाह, और चलो कोई बात नहीं, आप सबने बहुत अच्छा बताया। इन पे भी हम चर्चा करेंगे। 1831 में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले हमारे देश की महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई। उसको पढ़ाने में किसका योगदान था? उनके पिताजी का, उसके पति का। पहले तो उसके पति ने शुरुआत की ना उसको पढ़ाने में। तो उससे पहले भारत के अंदर शिक्षा इतना शिक्षा लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो ये मतलब एक दायरा बना हुआ था सोच का कि महिलाओं को शिक्षा तो दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन दी जाएगी कि गोल रोटी कैसे बनती है, या घर के काम कैसे होते हैं, रसोई के काम कैसे होते हैं। और जो बाहर की शिक्षा वो किसके लिए थी? लड़कों के लिए थी। ये मतलब एक बाउंड्री बनी हुई थी, ठीक है। महिला इस बाउंड्री से बाहर, इसको आप सोच का दायरा भी कह सकते हो। तो अब इनमें सावित्रीबाई फुले भी है, इनमें ज्योतिबा फुले भी है, ठीक है। तो इनमें से समझ लेते हैं कौन सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। ये बंधे हुए हैं सारे, एक चैन बंधी हुई है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता उस समय के अनुसार। तो जैसे हम चले जाते हैं इसके पास, क्या नाम आपका? विशाल। देखो विशाल के मन में आया सबसे पहले ज्योतिबा फुले अभी है, ठीक है। आप इस तरह से समझते हैं। ये अभी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाएंगे। इन्होंने उस समय सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और मतलब इसको इस चैन से बाहर निकाल दिया। आप ये तोड़ दो जंजीर। आप ये बताओ, जैसे आपको यहाँ पर आप खड़े हुए थे, अब ये सर्कल बना हुआ था। एक तो आपको यहाँ से बाहर ही ना जाने दिया जाए, और एक आपको आज़ादी है कि आप कहीं भी घूमो कॉलेज में। मतलब आपको पहले पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, अब आप पढ़ने जा रहे हो, कहीं भी बैठ सकते हो। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, वहाँ अच्छा लग रहा है, बाहर निकल के अच्छा लग रहा है। अब ये तो बाहर जाने लग गए, अब ये बाकी भी देखने लग गए कि ये तो बाहर जाते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे अच्छे भी है, बहुत सारे बुरे भी है। बहुत सारों ने इसके ऊपर कमेंट भी किए, और उस समय के अनुसार तो उसके ऊपर कीचड़ भी फेंका जब वो दूसरी लड़कियों को पढ़ाने जाती थी। उसके पति जो था ज्योतिबा फुले, उसने यही कहा था कि अगर आप मेरे को गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो और लड़कियों को पढ़ाओ, ठीक है, ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अब इनमें से बाकी देखा देखी इनको भी लगने लग गया कि भाई हमें भी जाना चाहिए, और ये चैन क्या होगी, धीरे धीरे ऐसे टूट गई। बैठ जाओ सब, वेरी गुड, ताली बजाओ इनसे। बहुत सारी जगह पे ये चैन अभी भी नहीं टूटी। तो इस लोगों में जो अलग कलर का आपको दिख रहा है ना, ये वो इंसान है जो उस चैन को तोड़ने का काम कर रहा है। और ये तिरछा भी आप देखोगे थोड़ा सा, ये बाकी तिलियों को अपने आप टच हो रहा है। तो जब ये सारी तिलियां वाइट हो जाएगी तो आप समझ लेना कि जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं या उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। तो मुकेश जी आपसे बातचीत करेंगे। मुकेश जी, कि ये औरत के हक मतलब पास वो अधिकार नहीं है जो ये मानती है, और वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और पुरुषवादी समाज में या पितृसत्ता समाज में सबसे ज्यादा भला किसका हो रहा है बताओ? हाँ, हमारे जैसों का, ठीक है, हमारे जैसों का। ये चीज मुझे समझ में आई ब्रेक थ्रू से। तो ब्रेक थ्रू की जो मेरी जर्नी है वो जर्नी है सिंपैथी टू एम्पैथी।
दो शब्द बोले ना, एक सिंपैथी, सिंपैथी का क्या मतलब होता है और इम्पैथी का क्या मतलब होता है? रिलेट करना किसी को प्रॉपर फील करना। हिंदी में ही बताओ। समानुभूति, ठीक है। एक होता है सहानुभूति, एक समानुभूति। सहानुभूति मैं रखता था महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, किस तरह से कि औरतों के साथ ना समाज में ठीक नहीं होता, बेचारी, अबला, कमजोर, है ना, ऐसे ऐसे शब्द। हमें लगता था कि यार इनके लिए रिजर्वेशन भी होनी चाहिए, इनके लिए सीट भी रिजर्व होनी चाहिए। तो मैं उनके हक वाला व्यक्ति था, पर समानुभूति के साथ था, जो ये मानता था कि महिलाओं को दबाया गया है, कुचला गया है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सॉरी, सहानुभूति। हाँ, थैंक यू। तो मैं उस तरह का व्यक्ति था जो मानता था कि औरतों को अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि समाज ने शुरू हमेशा से उन्हें दबाया है, तो उनको कुछ खास प्रिविलेज मिलनी चाहिए हर जगह। तो पर तब तक भी मैं समानुभूति की स्थिति में नहीं था। यानी एक औरत के नजरिए से, एक लड़की के नजरिए से उसकी चुनौतियों को, उसकी दिक्कतों को वैसा का वैसा महसूस कर पाना, जब तक हम अपने ऊपर सवाल नहीं करेंगे, ठीक है, और कुछ कमिटमेंट्स नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो बदलना है, बेहतर इंसान बनना है, तो कुछ कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी, जिसके लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, समाज से। तो कहेगा क्या यार तू हमेशा ही ऐसी बात करता है। तो बहुत लोग होते हैं कि काबू में रखो घरवाली को, है ना, ऐसे ऐसे शब्द भी आते हैं ना। और आप बराबरी की बात करोगे तो आपके साथ के दोस्त भी कहेंगे हाँ झाड़ू मारता है घर में, मजाक उड़ा देते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बदल रहा है वो नजरिया भी। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएं। कोई एक लड़का आ जाए, पीछे वालों को बुलाओ। हाँ जी, पीछे वालों में से आए। पीछे से आओ, कोई बच्चा आगे। हम एक लड़के को लड़के के तौर पे बड़ा करते हैं और एक लड़की को लड़की के तौर पर तैयार करते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। और कैसे कैसे नॉर्म्स, मान्यताएं, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती हैं, ठीक है। पहली बात तो जन्म लेने का ही अधिकार, अधिकारों की तरफ बढ़ेंगे। अभी भी मैं कहूंगा बहुत सारी लड़कियों को वो अधिकार नहीं मिलता। सिर्फ लड़की होने के कारण जन्म का ही अधिकार नहीं मिलता, बाकी चीजें तो बाद की बात है, हैं? जन्म मिलेगा तभी तो कोई संभावनाएं होंगी। तो वो अधिकार के लिए भी अभी तो स्ट्रगल जारी है, तभी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं। और कारण क्या है आप सबने अच्छे से बता दी। एक लाइन में कहूं तो नॉर्म्स, मान्यताएं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इनको हम थोड़ा देखते हैं। पहली मान्यता, जन्म के साथ ही इसके जन्म पर क्या क्या होगा। आप में से कुछ साथी शायद पिछली बार भी रहे होंगे जब हमने इस पे बात की थी, है ना। इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। पिछली बार कौन कौन था इस वाली एक्सरसाइज में? पिछली बार कौन? ये भी एक्सरसाइज हुई थी सर, ये नहीं, ये वाली नहीं हुई थी सर। चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं। थाली बजेगी और यार इसको बड़ी जल्दी हो गया। ये कह रहा लड़की के नाम पे भी बजती है। नहीं बजती, नहीं बजती। बजाने वाला बजाते थे। नहीं बजती, पानी दे यार। हाँ मत रखो। देखो भाई, ये जीवन की दौड़ है। सुनो, ये जीवन की मतलब इसको हम कहते हैं पावर वॉक या प्रिविलेज की वॉक, ठीक है। तो ये दोनों करीब करीब एक लाइन पे खड़े हैं, ठीक है, जन्म के समय पे। अब जब जब इन्हें खुशी महसूस होगी, जब जब इनको प्रिविलेज मिलेगी, तो ये एक कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सही बात है। अब तुम उसकी चिंता छोड़ दो, उसके में ठीक है। तुम अपने में बताओ कि बजेगी ये नहीं बजेगी, थाली बजेगी और क्या क्या होगा। लड्डू सेलिब्रेशन होगी, डीजे बजेगा, मिठाई भी बजेगी, बोतलें चलेंगी। तो आपको कैसा लगेगा? छोटे छोटे कदम रखिए, और हाँ इसको तो नहीं पता, पर ये अभी के समाज में तो देख पाता है ना, समझ रहे ना। अभी के समाज में ये देख पाता है कि अगर कोई बच्चा है, उसमें लड़का है और उसके जन्म पे मतलब परिवार में खुशियां आएंगी, ऐसे मान लेते हैं, है ना। और इसके जन्म पर अब एक और चीज करते हैं। हाँ बहुत ध्यान से समझना, आपके घर में क्या होता है अभी उसकी बात नहीं करते। ये एक इम्पोर्टेंट नॉर्म्स है। पूरी सोसाइटी में कैसा होता है, 10-20% लोगों की बात नहीं कर,
समझ में आ गया? yes, हर एक समाज में 10-15% प्रोग्रेसिव फोर्सेस या एक स्टेप आगे गई हुई लोग होते हैं, पर समाज तब बदलता है जब 50% से ज्यादा लोग बदलते हैं। पर अगर 70-80% लोग अभी भी क्या मानते हैं, लड़का तो अच्छा होता, लड़का होता तो अच्छा होता, और दूसरी हो जाए तो ताना लेने सकते हैं। सर दूसरी तीसरी हो जाए तो बिल्कुल रोएंगे वो। रोने ही बैठ जाते हैं। सही बात। मेरी जब पहली बेटी हुई तो बोले चलो ठीक ठाक हो गया, है ना, और कोई नहीं, अगला भगवान जो है लड़का देगा। फिर हाँ कुछ कह रहे थे? तो जब वो दूसरी भी लड़की हो गई और मैं मिठाई का डब्बा लेके मतलब हॉस्पिटल में खिलाने गया, सबने बधाई दी। उनको ये था कि लड़का हुआ है तभी तो मिठाई बांट रहा है। मैंने बताया नहीं बेटी हुई है, भाई फिर मिठाई भी ले आया। बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट्स थे, फिर मिठाई भी ले आया। घर वाले मेरी जो ताई थी बड़ी निराश हुई, थोड़ी देर बाद उनको हिलाया डुलाया, किया, रोने तक लग जाते। अब रो रहे हैं तो तुझे कैसा लगेगा? तो वहीं खड़े रहे, पीछे नहीं भेजते, क्योंकि अब यहाँ तक तो आ ही गई, आप पीछे क्या भेजे? सही बात है ना, इसको जन्म का अधिकार मिला, ये पहली प्रिविलेज मिल चुकी है, ठीक है। अब छठी, चलो छठी मनाएंगे, इसका बर्थडे मनाते हैं। तो जब पहला बर्थडे होएगा, है ना, तो क्या क्या होएगा? लड़के बता रहे हैं पर वही वही बात कर रहे हैं। आवाज आ नहीं रही बाहर। क्या बता रहे हैं भाई, थोड़ा जोर से बोलो तीनों। पहले जन्मदिन पे क्या करेंगे? डीजे बजाएगा। बता यार, इतना मुश्किल सवाल थोड़ी है। केक काटेंगे, बड़ा सा केक काटेंगे। सुनी होंगी, कुछ ने नहीं सुनी होगी, पर मैं क्योंकि गांव में भी जाता हूँ तो मैं बताता हूँ। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, ठीक है, तब तक केयर करीब करीब बराबर हो रही है। पर जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और ये पता चला लड़की हो गई है, ये पता चला लड़का हो गया, तो उसको कहते हैं पीलिया। ठीक है, पीलिया कह लो, या जो मामा होंगे, है ना, लड़की के जो मदर होंगे, वो आएंगे और वो घी दे के जाएंगे, कुछ सामान दे के जाएंगे, है ना। तो अगर लड़का पैदा हुआ है तो देसी घी आएगा 5 किलो या 10 किलो, और लड़की पैदा हुई तो 2 किलो में काम चला देंगे। जैसे तो औरत की जरूरत ही कम हो जाती है लड़का पैदा करने पर। ये सोचने वाली बात है। सबसे मेन डिफरेंस यही है कि उसका चांदन में आएगा, उसका अंधेर में आएगा। ये देखो महत्वपूर्ण बात बता रही है, चांदन और अंधेर। समझ में आता है ये क्या होता है? क्या होता है बताओ? ठीक है, तो लड़का आया है तो रोशनी हुई है, लड़की आई है तो अंधेरा आ गया। ये थोड़ा ही आई है। आज स्कूल भेजना है अगर, ठीक है, दोनों ही बच्चे एक ही घर में हैं, ठीक है, पलक भी और विनायक भी, और स्कूल भेजना है, बराबर की उम्र के हैं, तो मेरे पास इतना ही पैसा है, एक को प्राइवेट भेजूं, एक को सरकारी, किसको भेजूं? प्राइवेट में भेजेंगे, कैसा लगेगा? बर्थडे के लिए आगे नहीं आया। ये बेचारा अपने आप को कल्प्रिट महसूस कर रहा है। आगे नहीं आ रहा। ये समाज की सोच है बेटा, तेरी तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो सोसाइटी को, तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ नहीं, ठीक है। तो आप अगर प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, है ना, तो कैसा महसूस होगा? और तुम्हें सरकारी में रहने देंगे तो जाने तो दे रहे हैं, थोड़ा सा। हाँ देखो, जाने तो दे रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा। अब और आगे बढ़ते हैं। ये जो था ना, विनायक नहीं बोलता भाई, ये जो लड़का था पढ़ाई में क्या था? पहले ही तय करके बैठी है, वो कुछ कह रहे हैं। ये बायसनेस हो रही है भाई, सारे लड़के पढ़ाई में कमजोर नहीं होते और सारी लड़कियां होशियार नहीं होती, ठीक है, के लिए ही है। फिर किसका लगा? वो तैयार है। अब उसके बाद बात आती है 12वीं के बाद, ठीक है, या मतलब हम थोड़ा कॉलेज के प्रोस्पेक्ट। अब 10वीं के बाद
इसकी तो भाई साहब जो दोस्त थे यार थे सब करे IIT, इससे नीचे कोई बात नहीं करता, PMT है ना। तो ये सारा कोचिंग आकाश पे जाना है ना। तो अब उसके लिए जो कई लाख फीस लगती है, तो किसको दे, इसको दे, इसको दे। शाबाश, नाम रोशन करेगा ये। और इसको डिग्री कॉलेज भेज दें। विनायक में जो ये खाई है, ये जो गैप है, ठीक है, जो समय के साथ साथ कुछ कम हुआ है, पहले ये गैप और भी बड़ा होता है ना। अभी मैंने प्राइवेट स्कूल और सरकारी कहा, पहले शायद स्कूल और ना स्कूल की बात होती, कॉलेज और ना कॉलेज की बात होती, पर खाई अभी भी है, ये मानते हैं सब। अब इसको कैसे भरना है, क्योंकि अगर हम समस्या को सिर्फ जान लें और समस्या को हल करने की बात ना करें, कमिटमेंट की बात ना करें, तो समस्या को जानने से समस्याएं हल नहीं होती, हमें उस पर एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो क्या एक्शन लें कि पलक जो है यहाँ तक आ पाए। अवेयरनेस सबसे पहले तो अपनी अवेयरनेस हो गई। सोसाइटी को एजुकेट आपने करो। इतना कहा कि बॉयज ये है वो है, सर बॉयज को तो कंपल्शन होती है ना कि उसको काम करना ही करना है, अगर जैसे? गर्ल्स ना भी करे तो चलेगा। क्यों चलेगा? नहीं सर, आज के टाइम में होता है घर में, अगर आदमी काम ना करे ना और गलत कर रही है तो उसको समाज बोलेगा ना कि उसको वर्क करना ही पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगा ना तो सर उसकी शादी भी नहीं होगी। सारे मतलब कि देखने वाले जाते हैं, खुद देखते हैं कि ये लड़का करता है क्या है क्या नहीं। गर्ल्स को तो सर वो अगर नहीं भी काम करती होंगी ना, जब भी मतलब मैरिज हो जाती है कुछ, उनका नाम क्या है? अगर सर वो लड़की घर का काम नहीं करती होगी तो उसको कोई नहीं, उसकी कोई नहीं शादी करेगा। साहिल की बात पूरी करते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं ये तुम्हें इस तरह से भी बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के साथ ही औरत होने के कारण दिक्कत है, मेल्स के साथ या लड़कों के साथ लड़का होने के कारण जो समाज की उनसे उम्मीदें हैं, जिस तरह की पिक्चर लड़के के लिए बनाई गई है, जो मस्कुलिनिटी मर्दान की जो बोलते हैं, है ना, इस पे कभी एक फिर सेशन करेंगे कि मस्कुलिनिटी कैसे आदमियों के लिए भी कितनी मतलब मुश्किल पैदा करती है। तो उसको मतलब एक सर्टन इमेज में रहना होता है, हमेशा उस पर जिम्मेवारियों का भार, घर का बड़े होने का भार, जो कह रहा है कमाने का भार, और अगर इसको रोने की इच्छा हो रो नहीं सकता है। सच बात है, लड़कियों के मुकाबले लड़कों की हार्ट अटैक की जो रेट है 3 गुना है, क्योंकि आदमी अपने अंदर ही दबाता रहता है, बोल नहीं सकता। ठीक है ना, मैं बिल्कुल सहमत हूँ शायद कुमार से। सर मैं ये कह रहा था सभी लड़के एक समान भी नहीं होते सर, ये तो एक धब्बा सा लगा दिया गया, लड़के हैं तो वो गलत ही करेंगे। क्योंकि सर मैं 8th क्लास में था जब से मेरे मम्मी पापा ने ऐसे सिखाया गया, खाना ऐसे बनता है, कपड़े ऐसे वॉश होते हैं, सभी काम सर। मेरी सिस्टर भी है सर, लेकिन उसे हम आज तक सर हमने उससे एक कपड़ा तक नहीं धुलवाया। आपका नाम क्या है? प्रिंस है सर। प्रिंस, हाँ, कुछ कह रहे हो? तो सर जैसे कहते हैं लड़के हैं तो लड़के ही गलत करेंगे, सर लड़की भी गलत करती हैं। हाँ, ठीक है। देखो मैं और भी बात से सहमत हूं, पर पूरी तरह नहीं हूँ, उसको समझो। प्रिंस भाई, किसी भी चीज के लिए एक तो जनरलाइज मत करना, ठीक है, सामान्यकरण मत करो किसी चीज का। किसी भी चीज की जो धारणा बनती है, मैक्सिमम लोग कैसा करते हैं, और पावर किसके पास है? सर अगर जो हम ये देखते बनाने वाले भी तो हम ही हैं। सर वो तो रिलीजन का है मैन। सर जैसे हम ये देखते हैं भाई लड़की हैं, लड़कियों को सभी अथॉरिटी है तो सर ये मिस यूज भी करती है। हम ये नहीं कहते इनके अथॉरिटी ना दो, अथॉरिटी होती है सर इन्हें। एक सर देखो, मेरा ब्रदर है इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट है, उसकी सर 7-8 साल की बच्ची है, तो वो सर उसको सभी चीज सिखाता है। तेरे पास अथॉरिटी है लेकिन तू उसका मिस यूज मत कर, सब कुछ है तेरे पास। वो सर कई बार आती है तो लेट हो जाती है, या फिर कई बार फ्रेंड्स के घर चली जाती है तो सिर्फ एक बात पूछता है तू कहाँ थी। तो वो अगर जो सच बताती है सर तो उससे उसको भी नुकसान नहीं होता है सर, और ना ही मेरे भाई को होता है सर। और आप कह रहे थे सर जैसे लड़की होती है तो कुछ नहीं करते, नहीं सर ऐसा मैं भी नहीं मानता सर। वही बात आती है सर, सभी लड़के सेम नहीं होते। मेरा ब्रदर है सर, उसने फुल प्रोग्राम करा था, सभी बुलाए थे, और सर अब उसको दूसरी लड़की भी होने की चांसेस है, क्योंकि जो चेक हुआ था पहले तो ये बता बोर तो नहीं हो रहे ना। इस लड़की का भी सम्मान किया जो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ कहना चाहते हैं? समाज में ना हर टाइप के लोग रहते हैं ना, तो हम किसी एक को
बेस्ट बोल सकते हैं और ना ही किसी एक को बिल्कुल ही गलत बोल सकते हैं। समाज में ना तो सारे लड़के अच्छे होते हैं और ना सारी लड़कियां अच्छी होती हैं। अगर हमें समाज को बदलना है तो हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। ये जो विभिन्नताओं वाला समाज है, इन विभिन्नताओं में हमें एकता लानी होगी। इसके लिए चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम सबको साथ मिलकर चलना होगा, तभी हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। पलक की बात पे वापस आते हैं आखिर में, तो क्या इसको हायर एजुकेशन इसकी चॉइस की होनी चाहिए? क्या इसको नौकरी का अधिकार है? और क्या ये अपनी मर्जी का पार्टनर चुन सकती है? इसमें बहुत कम हो गया। यस सर। और आखिर जो है, क्या प्रॉपर्टी में लड़की को राइट मिलना चाहिए? कोई लड़का नहीं। कितने लड़के हाथ खड़ा करके बताओ जो अपनी बहन के लिए अपनी प्रॉपर्टी में से राइट देने की बात करते हैं? इसमें लगाते हैं। इन लड़कों के लिए एक बार ताली बजा। लड़कियों को जो दहेज दिया जाता है, ठीक है, वो बराबर बात है? ऐसे है कुछ प्रॉपर्टी में बराबर कैसे बात है? कोई इधर से कुछ कह रहे थे। हाँ बोलो सर, लड़की तो लड़के के घर भी जाएगी ना, अगर वो भी प्रॉपर्टी लेके जाएंगी तो बात बराबर ही है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत कॉमन है और इस पे जरूर बात भी कर सकते हैं। क्या नाम है? हिमांशी। देखो, आप 10 किलो सोना दे दो, 10 तोले दे दो या कुछ भी दे दो दहेज के नाम पे, बड़ी गाड़ी दे दो, ठीक है, खूब गाड़ियां जाती हैं और सारा सामान जाता है, ठीक है। पर जिस दिन झगड़ा होता है, और अभी डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि लड़कियां भी झुकने को तैयार नहीं होती। पहले जैसे होता था ना, जो कह दिया वो मान लिया, अब वो भी बात करती है। तो ये जो हो रहा है सोसाइटी में, तो अगर उस लड़की के नाम पे अपना कुछ है नहीं, आपको पता है एक प्रचलित मान्यता है, ये मतलब बहुत पुरानी कहावत है कि जो लड़की का जो घर है ना, वो एक तरीके से हमने धरोहर रखी है, असल में तो वहाँ पे सौंपनी है, ठीक है। और इस घर से राजी खुशी जाइयो, ठीक है, और वापस ना आइयो, ऐसा ही कहा जाता है ना, डोली में जाइयो, अर्थी में वापस आइयो। ये समझ रहे हो बात को? इसीलिए इस देश में इतनी अर्थियां उठती हैं औरतों की। डोमेस्टिक वायलेंस और सुसाइड एक बार गूगल करके देखना, हर 1 घंटे में कितनी महिलाओं का हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि अभी कुछ बराबर पे हैं, ठीक है। तो जो ये अर्थी में आई हो, ये मजबूरी इसलिए होती है औरत की कि बाप ने पहले ही संस्कार के नाम पे माइंड मेकअप किया है कि उस घर तो वापस नहीं जा सकती, घर की इज्जत का क्या हो, इस घर में रहने की हालात नहीं बची। ऐसे में अगर उसका प्रॉपर्टी का राइट उसका होता है, ऐसे मैंने कई महिलाएं देखी है, जैसे उन्होंने उदाहरण बताए, ऐसी मैंने कई महिलाएं देखी है जिन्होंने अपने जीवन को अपने द्वारा जिया है, मतलब ना वो पिता के घर गई ना पति के घर रही, अपनी जिंदगी अपनी मेहनत से जी रही। अगर उसके पास प्रॉपर्टी का राइट होगा तो सोच के देखो, वो प्रॉपर्टी वो जब इस्तेमाल कर सकती है। बेसिकली आप उसको एक तरह का हथियार दे रहे हो, उसको उसके मजबूत कर रहे हो, ठीक है। और आप दहेज के नाम पे या दिखावे के नाम पे बड़े बड़े होटलों में जो शादियां करके लाखों रुपए लगा देते हो, और बेटी के नाम पे क्या देते हो उसको? कुछ भी नहीं, है ना। तो प्रॉपर्टी में उसका बेसिक राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कानून भी यही कहता है, पर हमारी सामाजिक मान्यताएं नहीं देती। और कोई लड़की अगर मान ले तो उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, भाई राखी तक बनवाने से गांव में आना उसका बंद कर दिया जाता है। ये सब कुछ हम देखते हैं। तो सोचना, अभी जिन लोगों ने हाथ उठाए, बहुत बड़ी बात है, पब्लिकली आप कहते हो, जैसे मैं ऐसे ही बात कर रहा था तो एक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, और उसने बकायदा उसके बाद डीड लिखी अपनी बेटियों के नाम पे, उसने मतलब आके असेंबली में दिखाया कि जी ये बात हुई थी और मैंने ये वक्त अपनी लिख दी है इस लड़की के नाम पे, है ना। तो ऐसे लोग हैं, और वही लोग एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे तुमने बताया, है ना। तो जैसे तुम लोग बता रहे, वही लोग सोसाइटी को आगे ले जाते हैं, उनको देख के फिर सोसाइटी बदलना शुरू करती है। तो कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, कुछ लोगों को चैलेंज लेने पड़ेंगे, कुछ लोगों को उन अधिकारों के लिए फाइट करना पड़ेगा, लड़कों को भी लड़कियों को, है ना। इनके साथ खड़े होना भी अपने आप में बड़ी जज्बे की बात है, ठीक। तो मैं यही रुकूंगा, ठीक है, लंबा समय ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और यही कहूँगा कि अगर मेरी बात से किसी की भावनाओं को ठेस लगी हो, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ।
शिखा को बुलाना चाहूंगी मंच पर कि वो इस सेशन को सम अप करे। थैंक यू सो मच मैम। सभी को गुड आफ्टरनून। सेशन बहुत अच्छा था और मैं उस चीज़ को लाइफ में फेस भी कर चुकी हूँ, फील भी कर चुकी हूँ। कुछ इंसिडेंसेस ऐसे रहते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन सामने से कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस आ रहे होते हैं जो शायद आपको बढ़ने नहीं दे रहे होते, फिर आप सोचते हो बैक ऑफ कर लो। मैं ऐसी ही कुछ कश्मकश में आज से लगभग 4 साल पहले एक एक्सपीरियंस के बाद कुछ लाइंस मैंने लिखी थी। अगर परमिशन हो तो मैं प्लीज़ वो शेयर कर सकती हूँ? थैंक यू। तो ये कुछ लाइंस उस टाइम में लिखी थी, फर्स्ट टाइम पब्लिकली उसको मैं बोल रही हूँ आज क्योंकि माहौल ऐसा बना था। शॉर्ट वीडियो वो कहते हैं लड़कियां स्वयं जिम्मेवार हैं अपने साथ हुए शोषण के लिए। वो कहते हैं लड़कियां स्वयं जिम्मेदार हैं अपने साथ हुए शोषण के लिए। उनके छोटे कपड़े होते ही हैं लड़कों के निमंत्रण के लिए। उनके छोटे कपड़े होते ही हैं लड़कों के निमंत्रण के लिए। अब जब मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ था, जैसे आज मैंने कुर्ती पहनी है, ऐसी कुर्ती थी, लेगिंग थी, दुपट्टा था, तब मास्क नहीं थे, तो इट वाज ऑल कवर्ड, बाल नॉर्मल बने, खुले भी नहीं हैं, सब ओके फाइन डन है। तो ऐसा था, अपना कपड़े तो सब ओके हैं, तो उसके लिए तो शायद ऐसा ही कुछ ख्याल होते होंगे उनकी लड़कियों की मुस्कान के बारे में भी। बोलते हैं ना हंसी तो फंसी, मुझे देख के हंस रही है तो मुझे लाइन मार रही होगी, वो ऐसे वाला। तो शायद ऐसा ही कुछ ख्याल होते होंगे लड़कियों की मुस्कान के बारे में भी। मैंने सोचा कि मेरा तन तो है ढका हुआ, मैंने सोचा कि मेरा तन तो है ढका हुआ, मैं उनकी खुशी के लिए चलो नियंत्रण करती हूँ अपनी मुस्कान पे भी। तो चलो उनकी खुशी के लिए मैं नियंत्रित करती हूँ अपनी मुस्कान को भी। अब मैं क्या करूँ, मुझे सिखाया दादाजी ने, पापा ने खुद ये सिखाया। जैसे बात कर रहे थे ना 10 to 20%, आई एम वेरी लकी कि मेरे को मेरे दादाजी और पापा जी ऐसे मिले हैं 10 to 20% वाले। और हम 2 बेटियां ही हैं, दोनों के जन्म पे मेरे पिता ने सेम खुशियां मनाई हैं। उनको लोगों ने कहा भी एक बेटा होना चाहिए देयर लाइफ, मेरे को भगवान ने दिया, मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ और। तो वो मैं 10 to 20% में खुश हूँ। तो उन्होंने सिखा रखा था बेटा स्माइल नहीं छोड़नी किसी भी सिचुएशन में। उसके बाद क्या रहा मेरे साथ, इसलिए मैंने ठान लिया कि घर से बाहर नहीं मुझे मुस्काना है। घर तो मेरा सेफ माहौल है ना, यहाँ स्माइल कर लेंगे। तो मैंने सोच लिया घर से बाहर नहीं मुझे मुस्काना है, मुस्कान को चेहरे पर आने से पहले ही ठुकराना है, मुस्कान को चेहरे पर आने से पहले ही ठुकराना है। पर अफसोस अपनी बात पर मैं रह ना सकी, पर अफसोस मैं अपनी बात पर रह ना सकी, चूँकि वो मुस्कान मेरी फितरत है बन चुकी, चूँकि वो मुस्कान शिखा की फितरत है बन चुकी। एक बार अंजलि मैम और शिनू मैम बुके देकर के मैम को सम्मानित करें। सभी के लिए प्लीज उनको एक थैंक यू के फॉर्म में